आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। एक अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और मुद्दा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, वक्फ एक्ट का। और अब इस तरह की खबरें हैं कि मरकज़ी हुकूमत वक्फ एक्ट में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। करीब 40 बदलाव उसके अंदर होंगे, 40 संशोधन होंगे वक्फ एक्ट के अंदर। क्या मकसद है हुकूमत का, क्यों ऐसा करना चाह रही है, इसके पीछे की सियासत क्या है और मुस्लिम तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर अब इस मामले पर हंगामा मचना वो लाजमी है। चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो या जमीयत उलमा हिंद, तमाम जितनी भी तंजीमें हैं वो इस बात को साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वक्फ एक्ट के अंदर किसी भी तरह का बदलाव उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। बहरहाल मकसद क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मरकजी हुकूमत का मकसद क्या है। चूंकि मकसद के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा करने का उनका एक तरीके से एक प्लानिंग है, या उसका असल मकसद यही है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर कब्जा किया जाए। वक्फ बोर्ड जो अलग अलग सूबों के अंदर है, क्या उनकी अहमियत को ख़त्म किया जाए, और क्या कुछ वजह हो सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि बहुत सारे पहलू हैं, बात छोटी सी है, बात वक्फ बोर्ड की भी नहीं है। बात जो है सिर्फ ये नहीं है कि वक्फ एक्ट के अंदर बदलाव है। सुनने में और कहने में ये बात छोटी लगती है, मगर इसके पीछे के मकासद जो है वो बड़े हो सकते हैं। इस पर सियासत भी तेज़ हो गई है, इसकी मुखालफत भी तेज़ हो गई है। हालांकि सियासत यहाँ तक हो रही है कि कई सारी ऐसी तंजीमें हैं मुस्लिम जो इसकी हिमायत में आगे आई हैं। बहरहाल इस पर बात करेंगे कि असल मकसद क्या है, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे, वक्फ बोर्ड पर, और मुस्लिम समाज जो है इसको किस तरीके से देखता है, आम लोगों पर इसका क्या कुछ असर होगा, सियासत पर क्या असर पड़ेगा। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शादाब शम्स साहब जो चेयरमैन हैं स्टेट वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा जफर महमूद साहब हैं, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आप फाउंडर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और शिवाजी सरकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल शादाब शम्स साहब आपके पास ही हम आते हैं पहले सवाल के लिए। जाहिर तौर पर आप हुकूमत का हिस्सा हैं और एक स्टेट के वक्फ बोर्ड की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। पहला सवाल यही है कि मरकजी हुकूमत क्यों ये वक्फ एक्ट के अंदर इतना बड़ा बदलाव करने जा रही है। देश की सरकारों ने समय समय पर एक्ट में बदलाव किए, चाहे 1913 में किया हो, 1923 में वक्त में बदलाव हुआ हो, 1954 में बदलाव हुआ, लगातार तब से अब तक बदलाव होते आए। और मुझे लगता है बदलाव तब किए जाते हैं जब लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है, कुछ चीज का कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, किसी चीज में कुछ बेहतर करने की इच्छा होती है। हमेशा बदलाव पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। जफर महमूद साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, चूंकि शादाब साहब शायद थोड़ा सा टल रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा खुल करके अभी बोलना नहीं चाहते इस मसले पर, मगर ये जो तरमीम की बात हो रही है तो 2 अगस्त को कैबिनेट की तो मुहर लग चुकी है, बहुत सारे बदलाव होने हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट बता करके दोबारा से उसका वेरिफिकेशन कराने का जो मसला है वो बहुत बड़ा है। स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उनकी अहमियत भी शायद वो कम करने की उस बदलाव के अंदर कोशिश होगी। कुल मिलाकर के किस तरीके से आप देख रहे हैं जो वक्फ एक्ट के अंदर बदलाव करने की जो एक बात सामने आई है, किस तरीके से आप उसे देख रहे हैं? शुक्रिया आपका जनाब। मैं आपको ये अर्ज करूं कि वो जो वक्फ बिल है, ड्राफ्ट वक्फ बिल, वो मेरे सामने है मौजूद जी, और आज सुबह ही आया है। मैं उसमें तवज्जो से देख रहा था, तो उसके ऊपर कुछ बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। पहली चीज तो ये, मैं और तफसील अभी बयान करूंगा आगे, लेकिन पहला ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि ये कानून जो है वो इसलिए लाया जा रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इमलाक हैं, उनके वजूद के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाए और किसी तरह से उनके ऊपर मुसलमानों का कंट्रोल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो ये तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है, जबकि ये वायलेशन है आर्टिकल 29 का। आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये हुकूमत का काम है, लेकिन ये उसका उल्टा चल रहा है मामला। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 29 में गारंटी दी गई है तमाम शहरियों को कि वो अपने कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो वक्फ प्रॉपर्टीज का वजूद है, वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा तस्वुर है, वो इस्लामी कल्चर का हिस्सा है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो मखसूस तो हमारी सकाफत का हिस्सा है, उसको महफूज रखना, उसकी हिफाजत करना, ये हुकूमत वक्फ का काम है। तीसरा जो है आर्टिकल 26 है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर
हर ग्रुप को, शहरियों के हर ग्रुप को ये पूरी आज़ादी है कि वो अपने जो उनके पसंदीदा इंस्टीट्यूशंस हैं मजहब से मुताल्लिक़, वो कायम करें और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए उसको चलाएं। ये आर्टिकल 26 में गारंटी दी गई है। ये भी इस नए बिल से वायलेट हो रहा है। 26(2) में लिखा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। हर मजहब के मानने वालों को आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपने मजहबी मामलात को खुद मैनेज करें, और वक्फ जो है मुसलमानों का मजहबी मामला है, तो उनको हक है कि वो खुद मैनेज करें। उसके अंदर गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी तरह से। और इस अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो वक्त से मुताल्लिक़ प्रॉपर्टीज़ हैं या और मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एडमिनिस्टर करने का भी हक खास तौर से आर्टिकल 26(4) में दिया गया। अब इसकी रोशनी में मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो वक्फ बिल पेश हुआ है या होने वाला है, जो तैयार हुआ है ड्राफ्ट, उसमें मिनिस्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस लिखे हुए हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो उन्होंने काम किया है वो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट का नाम ही बदल देंगे। उसका नाम, वक्फ कानून का नाम बदल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि तब्दीली क्यों की जा रही है, इससे किसका फायदा है, और मुसलमान तंजीमों से कोई डिस्कशन हुआ, और जो नुमाइंदा तंजीमें हैं मुसलमानों की, उनसे कोई बात हुई या नहीं हुई। वक्फ बाई यूजर एक कॉन्सेप्ट है, उसको ओमिट करने का इसके अंदर प्रोविजन है। सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करने की पावर वक्फ बोर्ड के पास है। अब वो उसमें जो बिल आया है उसके अंदर ये प्रपोज है कि सर्वे कमिश्नर जो है उसकी सारी पावर्स सिर्फ कलेक्टर को होंगी, और जाहिर है कलेक्टर जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे होता है, और उसकी वो जो फैसला करता है वो फाइनल है। और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर के ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर देगी वक्फ बोर्ड को कि आप ये तब्दीली कर लीजिए, फला प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि कलेक्टर साहब ने ऐसा कहा है। बिल्कुल सही। और सुनिए, और उसके अंदर एक और भी एक अजीब सी बात है कि बहराल और आगा खानी के औकाफ को अलग से ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। इससे जो है ये कुछ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लग रही है मुझे, कि ये अजीब सी बात है कि अभी तक कभी कोई प्रॉब्लम 75 साल में हुई ही नहीं, न कहीं से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया, न कोई दिक्कत है। इनफैक्ट बहुत उम्दा तरीके से सब मिल करके चल रहा है। लेकिन ये कि विद इन मुसलमानों के अंदर भी जो है मुख्तलिफ उसके ग्रुप को उजागर करके और उनको ये करना कि साहब ये मगर बोहरा कम्युनिटी की तरफ से, जी जफर साहब, बोहरा कम्युनिटी की तरफ से तो बहुत पहले से ये डिमांड हो रही है कि उनकी जो वक्फ इमलाक है उनका अलग तरीके से किया जाए, हुकूमत से वो लगातार। आप ये बताइए जरा, उनका अगर आपके पास हो तो मुझे बताइए उनका रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने करने को कुछ नहीं कहा जी। वो देखिए ऐसा है कि वक्फ के, जैसा अभी आप सही फरमा रहे थे कि जो वक्फ का कानून है उसको और इससे मजबूती ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिए, तो वो उसके हिसाब से जो है अमेंडमेंट होने चाहिए। लेकिन ये कि और उनकी भी ठीक है, अगर उनकी ये है कि और ज्यादा मजबूती हो ठीक है, लेकिन ये कि उसको अलग से एक आइडेंटिफाई करना, ऐसे तो हर मजहब में है। देखिए जो हर मजहब के इस तरह से प्रतिष्ठान हैं अलग अलग, जिनके अलग अलग कानून मौजूद हैं। खासतौर से पूरे साउथ इंडिया में मेरे पास सारी कॉपीज मौजूद हैं, आप भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो हिंदू प्रतिष्ठान हैं उनको मैनेज करने के लिए ये है कि उसके सब दिया हुआ है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कैसे करेगा। देवस्थान विभाग भी है, देवस्थान विभाग भी है, गोचर भूमि बोर्ड बने हुए हैं, अलग अलग सूबों में अलग अलग तौर तरीके से बने हुए हैं। अलग अलग कहीं भी नहीं किया गया है कि हिंदुओं में कौन सा तबका जो है उसके क्या क्या होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टेट के अंदर कहीं भी नहीं होता है। जफर साहब, बहुत सारे स्टेट के अंदर तो शिया वक्फ बोर्ड भी मौजूद है, शिया वक्फ बोर्ड भी बने हुए हैं बहुत सारे स्टेट के अंदर। जी, इस्लाम का लफ्ज लिख दिया बस काफी है।
ठीक है, शिवाजी सरकार क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो वक्फ एक्ट के अंदर एक बड़ा बदलाव करने का जो एक तरीके से इशारा है और ये तमाम खबरें आ चुकी हैं? पहला सवाल ये है कि आपका इस पर रिएक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं ओवरऑल? नहीं, देखिए, अगर वक्फ एक्ट है हाँ तो एक्ट तो सरकार ने ही बनाया है जी, तो उसके हिसाब से किसी भी एक्ट में जो है जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार किया जा सकता है। पर हाँ, सुधार करने के लिए जो है जो इसके जिनके ताल्लुकात है उनसे बातचीत करके उनके हिसाब से सारी चीजें करके मैं समझता हूँ किया जाना चाहिए। यूनिलैटरली कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। आप देवस्थानम की बात कर रहे हैं, देवस्थानम की देखिए, देवस्थानम के उसमें तमाम जो देवस्थानम के ट्रस्ट होते हुए भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ तक कि वैष्णो देवी का भी जो हो या तिरुपति का भी हो, वो गवर्नमेंट ने जो है वो टेक ओवर कर लेती है और कर चुकी है और उसको हिसाब से उस तरह से चलाती। तो इसलिए ये कहना कि कोई ट्रस्ट है तो उसको टेक ओवर नहीं किया जा सकता है या सरकार उसमें सुधार नहीं कर सकती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ के बारे में। हाँ, शिवाजी सरकार देखिए, सुधार से तो इशू नहीं है, किसी को भी सुधार से इशू नहीं है। इशू जो मुस्लिम तंजीमों को है वो ये है कि जिस तरीके से अभी कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं उससे बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ रही है, जैसे जफर साहब भी कह रहे थे कि जो मंशा है हुकूमत की वो ठीक नहीं है। वो चूड़ी टाइट करने का जो एक सिलसिला चल रहा है ना कि भाई ये माइनॉरिटी का मसला है मुसलमानों का खास तौर से, तो ये असल में उसका है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, चूंकि देखिए रेलवे और सशस्त्र जो बल हैं उनके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है किसी के पास तो वो वक्फ के पास है। तो और इसमें अगर आपने देखा होगा अभी अंबानी साहब का जो मकान बना हुआ है, जो उनका महल बना हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है वो सवाल उठे कि वो वक्फ की ज़मीन थी और लोग कोर्ट तक भी पहुंचे, शायद कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो वो तमाम बातें हैं, उन चीज़ों को देख करके ही वो जो चीज़ें सामने आई उसी को देख करके ही अलग अलग मुस्लिम तंजीमों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुखालफत की है। बदलाव बेहतरी के लिए हो तो ठीक है, बदलाव तो वो कृषि कानूनों में भी कर रहे थे, मगर किसान फिर सड़कों पर उतरे। वो बदलाव अगर उनके लिए अच्छे होते तो उस किसानों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बात यह है ना कि मंशा क्या है हुकूमत की। शिवाजी मैंने पहले ही कहा जी, मैंने पहले ही कहा कि बदलाव जो है जो लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं उनसे बातचीत करके ही होना चाहिए, ये मेरा पहला चीज है जी। दूसरी चीज है कि जो बहुत सारे मुस्लिम तंजीम हैं उन्होंने भी वक्त के बारे में बहुत सारी बातें कही। अब वो गलत है सही है जो भी है, उन सारी चीजों पे भी मैं समझता हूँ पूरी जो है डिटेल में बातचीत होनी चाहिए। अब अंबानी के प्रॉपर्टी की बात के ऐसे कई प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसके लिए वक्त कहती है कि उनकी है। कई बार ये कहा जा रहा है, खास करके बहुत से आपके जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि वक्त कानून में ये भी है कि जिसको भी चाहे आप वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते, उसके बाद आप जाइए और उसके कोर्ट में लड़ते रहिए और उसके खिलाफत करते रहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रे एरियाज जो वक्फ में हैं, मैं समझता हूँ जो भी वक्फ में है और वक्फ से जुड़े हैं उन सबको उन सारी चीजों का उनको भी होगा मालूम कि कहाँ कहाँ क्या चीजें जो है सही ढंग से नहीं चल रही होंगी। देखिए कोई नई बात नहीं, जहाँ भी इस तरह के ट्रस्ट चलते हैं, हिंदू हो क्रिश्चियन ट्रस्टों में तो बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं और मुसलमान हो या कोई भी ट्रस्ट हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत है अगर कहीं गड़बड़ियां हैं उसको अगर सुधारने की जरूरत है तो वो तो हमें सुधार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सुधार होना चाहिए। और मैं फिर से ये कहूंगा कि सरकार जो है या कोई भी अथॉरिटी जो है वो यूनिलैटरली कुछ ना करे, सबसे बातचीत करके उसके हिसाब से जो कॉमन ड्राफ्ट एक बन के आए उसके हिसाब से सारी चीजों को करे। ये नहीं कि कोई चीज हमने बनाया और आपके ऊपर थोप दिया और फिर एक डिस्प्यूट चलता रहे। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ इसको मजहब से हटके अलग से देखना चाहिए। शादाब शम्स साहब, ये बात तो ठीक है कि भाई अभी मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आना जो है वो बाकी हैं, मगर चर्चा उसके ऊपर लगातार सियासत में भी हो रही है और जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी कर रही हैं और आप वक्फ बोर्ड के स्टेट के चेयरमैन हैं तो जाहिर तौर पर आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। आपको क्या लगता है, जैसे अभी शिवाजी सरकार कह रहे थे कि जो कुछ ग्रे एरियाज हैं वक्फ बोर्ड के वो हैं, उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई किसी भी प्रॉपर्टी को कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और फिर उसके ऊपर जो है वो मुकदमे चलते हैं, डिस्प्यूट होता है, सरकार उससे ही छुटकारा चाह रही है। बहुत सारी तंजीमें हैं ऐसी जो सरकार को वक्त वक्त पर, वो मुस्लिम तंजीमें नहीं हैं, अलग अलग लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो वक्त वक्त पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के वक्फ बोर्ड की अहमियत को या उनके जो अधिकार है उसको लेकर के सवाल उठाते रहते हैं और
हुकूमत को कहीं ना कहीं आगाह भी करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन लोगों की सलाह पर ही हुकूमत ये बिल लेकर के आ रही है। क्या लगता है वो ग्रे एरियाज कौन कौन से हैं कि वाकई जहां पर बदलाव की जरूरत है? आपको क्या लगता है? खुर्शीद साहब, देखिए 2-3 चीजें मैं आपका ध्यान उस पर आकर्षित कराऊंगा। एक, सबसे पहले तो ये कि हमारे बहुत सारे लीडर, इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब लोग बड़े फ्रंट फुट पे आए हैं और इनका कहना है कि जो कानून है ये बहुत बेहतर कानून है, इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत। आपने भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं चूड़ी टाइट करने के लिए हमारे यहाँ किया जा रहा है। चूड़ी ढीली हो गई होगी, अगर टाइट भी करनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, जब ढीली हो जाती है तो टाइट भी करनी पड़ती है कई बार। मैं ये कह रहा हूँ वक्फ का मतलब क्या हुआ एक सामान्य भाषा में, कि ये वक्फ आदमी कोई करता है तो इसलिए करता है कि इसका फायदा यतीमों को मिले, मिस्कीनों को मिले, बेवाओं को मिले, बेसहाराओं को मिले। भाई इतना अच्छा ये वक्फ एक्ट था, तो एक बात बता दीजिए, देश की आजादी से अब तक तो मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड ने बना दी होगी कि इस पे गरीब और यतीम बच्चे इन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। बेवाओं के लिए बहुत सारे शेल्टर्स बना दिए होंगे, जहां बेवा जिनका कोई नहीं है उन बेवाओं को वहां जगह मिलती होगी जाने की। उन बेघरों को आसरा दिया होगा, जो बुजुर्ग होंगे उनके लिए शेल्टर्स होम बने होंगे। ये मकसद तो यही है। मुझे तो कहीं मकसद पूरे देश के अंदर ऐसा कोई नजर नहीं आई नजीर कि वक्फ ने कोई अच्छा काम किया। सिर्फ वक्फ ने लूटा है, खुद लूटा है वक्फ बोर्ड ने। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, इस बात को कहते हुए मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, ये खुद मिलकर इस वक्फ बोर्ड को लूट रहे हैं। चंद नेक्सस बने हुए हैं, वो आपस में सेटिंग गेटिंग चलती है नेताओं के साथ, कुछ तुम लूटो कुछ हम लूटे, मिलकर लूटो, आवाम का बेवकूफ बनाते रहो। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, बता दीजिए जरा, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके पड़ोस में भी मुसलमान रहते होंगे, जरा बता दीजिए कितने मुसलमानों को इसका फायदा मिला जो पिछले 70 सालों से ये वक्फ बोर्ड चल रहा है। आप कह रहे हैं अकूत संपत्ति वक्फ के पास है, अरे कटोरा है इस कौम के बच्चों के पास, क्यों मजाक उड़ा रहे हो उस वक्फ बोर्ड के नाम पे? कह रहे हो अकूत संपत्ति, हजारों अरबों करोड़ की संपत्ति। राशन की लाइनों में ये मुसलमान लगा हुआ रहता है कि अल्लाह के वास्ते हमें जो मोदी का मुफ्त राशन मिल रहा है ये राशन मिल जाए, हम अपने बच्चों को खाना खिला सके। ठेले लगा रहे हैं हम। कौन सा वक्फ बोर्ड, किसका बेवकूफ बना रहे हो, किसके साथ धोखा कर रहे हो? अच्छा वक्फ बोर्ड सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, बेवकूफ बना रखा है कौम का, मजाक बना रखा है। लुटेरे बैठे हैं देश की आजादी से लेके आप तक, आज तक इंक्वायरी करा लो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर देश का कहीं निकलेगा इन वक्त बोर्डों में निकले, सब चोर। मैं कह रहा हूं शादाब शम्स इंक्लूडिंग 2.5 साल मेरे भी हो गए हैं। देश जिस दिन से आजाद हुआ आज तक जितने वक्त बोर्ड बने सबके इनके सबकी सीबीआई इंक्वायरी कराइए, एक को नहीं छोड़ना चाहिए इन लकड़बग्गों को। इन्होंने कौम का कोई भला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ खुद लूटा है। सब इस चक्कर में लगे रहते हैं। ये जितने बोल रहे हैं हमदर्द बन के, इस सबके जाती वफात वक्त के साथ जुड़े हैं, इसलिए दर्द दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं, क्या दिक्कत है देश की? क्या सरकारों पे, देश की कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? तो आपको अलग से कोर्ट क्यों चाहिए? क्या मुसीबत आ रही है? आप जो प्रॉपर्टी आपकी पड़ी है, शादाब साहब, अरे आपका कोई कब्जा रोकने वाला नहीं है, आप अध्यक्ष बन के बैठ जाते हैं वक्त के, मलाईदार पद है, कितने पैसे ले लो, कितने दे दो, सेटिंग गेटिंग चलती है, कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, सब मलाईदार पद को खाने के लिए आते हैं। खुर्शीद भाई, मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को कह रहा हूँ, आज ओवर ऑयलिंग की जरूरत है इस वक्त बोर्ड की, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है, एक तो सीबीआई जांच कराए, जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक ये वक्त की संपत्ति है जो कागजों में नजर आ रही है, असल में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने एक बड़ी, हाँ, कई सारी बातें देखे, कई सारी बातें हैं, बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ पैसे वक्त बोर्ड के नेता, वक्त बोर्ड के अध्यक्ष, वक्त बोर्ड के अधिकारी इस बात का पैसा लेते हैं कि हम कोर्ट में केस हार जाएंगे, हम पेपर पेश नहीं करेंगे। यह है भ्रष्टाचारी एसपी। हमारे मुतवल्ली कोर्ट की पैरवी नहीं करते, एक कोर्ट में हार जाएंगे तो आगे कोर्ट में नहीं जाते कि बस हार गए ले लो, हमसे खुद को केस कराते हैं अपने ऊपर। ये भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है, इसकी ज्यादा पैरवी करने से कोई फायदा नहीं है, ओवर ऑयलिंग की आवश्यकता। ठीक है, मतलब सरकार जो कर रही है वो करने दो, बोलने का जो हक है, जो राइट दिया है आइन ने, उसकी भी कोई मतलब अब जरूरत नहीं है। देखिए शादाब साहब, 1913 में मेरा ख्याल के पहली बार इसका मामला आया था कि मुस्लिम जो वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 में आया था, उसके बाद 54 में बाकायदा जो नेहरू हुकूमत थी वो इसको लेकर के आई।
ठीक है, उसके बाद बीच बीच में भी बहुत सारे बदलाव हुए और 95 और 2013 में ज़्यादा इसमें ताकत दी गई, इसको ज़्यादा मतलब शक्तियाँ दी गई। अलग अलग वक्फ बोर्ड बने, उनको चाहे सूबों की बात कर लें चाहे यूटीज़ की बात कर लें, अलग अलग वक्फ बोर्ड बने और बहुत सारे स्टेट के अंदर तो शिया वक्फ बोर्ड भी है बाकायदा। आप कह रहे हैं कि हुकूमत पर भरोसा क्यों नहीं है, क्या हुकूमत आपके खिलाफ करेगी? शायद हुकूमत पर मुस्लिम तबके को इसलिए भरोसा नहीं है कि पिछले 8-10 साल में जो अलग अलग सूबों में देखा है उसने, उसको देख करके, उसकी कारकर्दगी को देख करके, उसके काम करने के तौर तरीकों को देख करके वो ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम मुखालिफ जहनीत के साथ काम करती है। और वो बुलडोज़र जो चलता है, हल्द्वानी तो देखिए आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात हम कर ले, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी मतलब जो है वो एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम तबके को ये शिकायत है कि भेदभाव किया जाता है उनके साथ। मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहाँ पर भी ये शिकायत है कि भेदभाव किया जाता है हुकूमतों की तरफ से। तो शायद इसलिए हुकूमत की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मगर 2-3 बातें आपने बड़ी अहम कही और वो ये कि तीसरे नंबर पर अगर किसी बोर्ड के पास या एक ग्रुप के पास ज़मीन है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बावजूद भी मुस्लिम तबका क्यों आज भी तरक्की की राह में वो पिछड़ गया है? क्यों आज भी फुकरा की जो तादाद है वो मुस्लिम तबके की ज़्यादा है? हाथ में कटोरा वाकई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तालीमी इदारे वाकई पहले के मुकाबले बहुत सारे उतने नहीं बन पाए जितने बनने चाहिए थे। जब इतनी ज़्यादा ज़मीन थी तो क्या उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया? तो सवाल तो वाकई बहुत सारे हैं और जवाब जो है मैं ज़फ़र महमूद साहब से ही लूँगा, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं साहब कि आपके पास इतनी सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी, हज़ारों करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी, लाखों करोड़ की बल्कि, तो फिर क्या वजह रही कि मुस्लिम तबका कल भी पिछड़ा हुआ था और आज भी पिछड़ा हुआ है? देखिए जनाब, ऐसा है कि प्रॉब्लम तो मुल्क में बहुत सी हैं जी, और आज जो आपका टॉपिक है जी, वो टॉपिक ये है जो कि मुझे कम से कम दिया गया था जी, 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 कि जो वक्फ बिल है हाँ, उसके ऊपर उसके प्लसेस एंड माइनसेस क्या क्या है उसके ऊपर तबसरा करना है। जी, जी, वो मैंने अब तक आपके साथ किया और आइंदा भी वही करूंगा। जी, जी, बाकी ये है कि अगर कोई कहीं कोई करप्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कानून में, पार्लियामेंट ने बहुत से कानून बना रखे हैं, उसकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए और होती रहती। मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ एजेंसी जो हैं वो अपना कार्रवाई रोज करती रहती है, होता रहता है। आई एम श्योर कि जो लोग वक्त के जिम्मेदार हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर उन्हें कहीं करप्शन दिख रहा है तो फौरन जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इतला करें और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होती भी रहती है। बहुत से वक्त में काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और बहुत से दीगर बहुत से महकमे हैं जिनके खिलाफ बहुत से कार्रवाइयाँ, वो एक अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है और करप्शन में इंडल्ज कर रहा है तो उसके खिलाफ हमारे मुल्क में बहुत मजबूत कानून है और उसके मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है, कोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, वो सब अपना देखभाल कर लेते हैं। अभी हमारा बात जो है वो ये है कि जो नया बिल आया है उसके ऊपर तबसरा करना। अब मैं आपको देखिए अर्ज कर रहा हूँ कि एक सेक्शन 107 1995 का एक्ट है, उसमें 107 एक सेक्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वक्फ प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगा। वो बहुत उसके रीजन हैं, उसके ऊपर बहुत किताबें भरी पड़ी हुई हैं, कई सौ साल पुरानी की प्रॉपर्टीज हैं वगैरह वगैरह। और आप देख लीजिए कि लोग क्या करते हैं कि साहब आज से 50 साल 100 साल पहले एक वक्त प्रॉपर्टी किराए पर ली 2 रुपए के ऊपर, आज भी वो 2 रुपए दे रहे हैं। तो और ये कहते हैं कि साहब हम तो हमारा तो लिमिटेड, लेकिन ये कि ऐसे मामलात है वक्फ बोर्ड क्या कार्रवाई नहीं कर सकता लिमिटेशन एक्ट की वजह से। ये इस वजह से पहले से प्रोविजन था कि 107 में तो लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टी से अप्लाई नहीं होगा। अब जो बिल पेश होने वाला है, जो ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है, उसके अंदर है कि वो ये प्रोविजन 107 नंबर का खत्म कर दिया जाए, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। ये वक्त के मफादात के खिलाफ है। इसी तरह से इक्विटी प्रॉपर्टीज के लिए भी है, उसमें मैं बहुत तफसील से मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो हमारे मिनिस्टर साहब ने बात कही है, जो उसमें स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव वगैरह में लिखा है, उससे कुछ ये मतलब कुछ तालमेल नहीं है। ये तो कहा कि साहब हम वक्त को मजबूती देने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि कुछ उससे तालमेल मिल नहीं रहा है कि जो आप प्रोविजन करने जा रहे हैं वहां तो कुछ और ही बात दिख रही। तो कुछ ये आपको मैं आप कहें जितनी चाहे मिसालें दे दूं, मैं सुबह से बैठा यही सब पढ़ रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया
ये 2-3-4 बातें तो बताई कि कलेक्टर को जो है पावर दे करके वक्फ सर्वे कमिश्नर की प्रॉपर्टीज को खत्म किया जा रहा है। और वर्बल वक्फ है, पुराने जमाने में आज तो 200 साल पहले वर्बल वक्फ हुआ करते थे, तो वर्बल वक्फ भी वक्फ है। लेकिन ये कि अगर डॉक्यूमेंट बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कि वो वर्बल की डेफिनेशन ही खत्म कर दी, एक पोर्टल डेटा बेस क्रिएट कर दें। ये नया कानून आने के बाद इतने दिनों के अंदर जो है सारी वक्फ प्रॉपर्टी अपने को दोबारा रजिस्टर करें, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज की सारी मुल्क की सारी वक्फ प्रॉपर्टीज पिछले यही हुकूमत पिछले 10 साल में उन्होंने अपलोड कर रखी है सारी प्रॉपर्टी। लेकिन अब यह है कि एक झटके में इसमें लिख करके तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी मानी ही नहीं जाएगी, वक्फ उसका कैरेक्टर माना ही नहीं जाएगा अगर वो दोबारा सारी चीज अपलोड एक नए पोर्टल के ऊपर न कर दी जाए। बिल्कुल। ये आप ही अपना पोर्टल बनाए हुए थे और उसके ऊपर तमाम सब अपलोड किया जा रहा था, अब आप ही कह रहे हैं कि नहीं। देखिए अब एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ शायद दो लोग जो बैठे हैं शायद वाकिफ ना हो, जो वक्त की प्रॉपर्टी होती है उसकी देखभाल करने वाला जो होता है, मान लीजिए वार्डन या केयर टेकर समझ लीजिए, उसको उर्दू में कहते हैं मुतवल्ली। तो मुतवल्ली की डेफिनेशन जो है बहुत लंबी चौड़ी वक्फ एक्ट में दी हुई है। अब जो बिल आ रहा है उसमें से कहा जा रहा है कि मुतवल्ली की डेफिनेशन को डिलीट कर दिया जाए। ये मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि मुतवल्ली की डेफिनेशन को डिलीट करने से किसका क्या फायदा होने वाला। तो ये मैं आपसे एक के बाद एक बातें करता जा सकता हूँ, सबका बता सकता हूँ पूरा सप्ताह। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है खुर्शीद साहब, आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। एक, हम जिस देश में रहते हैं उसकी सरकारों के साथ मिलकर हमें चलना पड़ेगा। और आज आप कितना मजबूत एक्ट ले आइए, अगर आप सरकारों के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो आप करते रहिए आदेश, कुछ होने वाला नहीं है। आज से पहले मैं जफर साहब को सुन रहा था, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत माइंडेड व्यक्ति हैं और वो चीजों को बहुत गहराई से समझते थे। लेकिन मेरा उनसे एक दो बात का कहना, आज से 8 साल पहले, आप 10 साल पहले चले जाइए, 2014 पे चले जाइए, कि ऐसा क्या कानून था कि जिसका इतना बड़ा लाभ ले लिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी लाइनअप करा ली और सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, सब वक्त में दर्ज हो गया, सब रेवेन्यू रिकॉर्ड में चला गया। कहीं हुआ क्या ऐसा? अगर इतना अच्छा कानून था तब तक तो दर्ज हो जाना चाहिए था सब कुछ। लेकिन लोगों ने सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, सरकारों ने मुसलमानों को कहा देखो हम आपके लिए कितना अच्छा एक्ट लेके आए, लेकिन किया कुछ भी नहीं, वो सब ऐसी ढाक के 3 पात पड़े। हमारा कहना ये है, जो एक पैरेलल सरकार, मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है कि हम पैरेलल अलग चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड कोई हिंदुस्तान से बाहर का हिस्सा थोड़ी है। वक्फ बोर्ड भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान की जमीनें हैं। उसको इस तरह से सरकारों के साथ मिलकर डेवलप किया जाए कि सरकार उसमें आपकी सहयोगी बने। हम एक लकीर खींच लेते हैं कि तुम हमारे दुश्मन हो। हमने तो आज तक, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो चाहे आज की सरकारें रही हो, हमेशा हमने तलवारें खींची हैं कि नहीं हम कैसे होने देंगे ऐसे। भाई हमें एक दूसरे पे यकीन करके चलना पड़ेगा, हम एक दूसरे के साथ हमें एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। औकाफ की जमीनें का जो मकसद था, जमीनों की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मकसद क्या था? मकसद तो फौत हो गया। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आवाम की तरफ से भुगतना पड़ा वक्फ बोर्ड को, कि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों को वक्फ करना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये एक्ट के माध्यम से तो लोग ही, ये कुछ चंद लोग ही से खा रहे हैं लूट के। मेरा आपसे ये गुजारिश है, सरकार को नेगेटिव नोट पे न खड़े होके आप अच्छी सलाह दें कि सरकार अगर अमेंडमेंट को इस तरह से करती है तो ये बेहतरी के लिए जाएगा और इससे ये फायदे मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सर्वे इंस्पेक्टर एक वक्त का होता था कि वो सर्वे करेगा। अब वक्त का सर्वे इंस्पेक्टर के ऊपर, जैसे आपको सरकारों पे यकीन नहीं है, देश के दूसरे समाजों को आप पे यकीन नहीं है, उनको लगता है ये आएंगे सर्वे करेंगे, वक्फ बोर्ड को अपनी हमारी जमीन को अपनी जमीन बताएंगे और चले जाएंगे, बाद में देते रहो सफाई। तो हम ये कह रहे हैं कि एक आम नागरिक हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, वो देश के सर्वे सिस्टम पे भरोसा करता है। अगर सर्वे कमिश्नर आदेश करते हैं, नीचे डीएम होता है, डीएम के नीचे तहसीलदार कानून को होता है, पटवारी होता है, पटवारी जाके सर्वे करता है, बताता है मौके पे क्या है, जो मौके पे है। जब मेरी पर्सनल जमीन को मैं यकीन करता हूँ कि पटवारी के सर्वे को मैं पर्सनल जमीन पे मानता हूँ, तो वक्त पे क्यों नहीं मानूंगा? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मेरा मानना यह है, हमें सरकारों पे, हम जो ब्लाइंड ये मन बना लेते हैं कि ये
सरकार हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ ही काम करेगी, ये चीजें ठीक नहीं है। असल में मैंने पहले भी कहा था, मैं शादाब साहब बात ठीक है आपकी, मैंने हाँ वो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी यही बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं पिछले 8-10 सालों में जिसकी वजह से मुस्लिम तबके को ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी बिल लाएगी खास तौर से मुसलमानों से जुड़ा हुआ, वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने के लिए है। और देखिए 2 एग्जाम्पल बड़े हैं, मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, मैं उनके अलावा 2 एग्जाम्पल बड़े दे रहा हूं। एक तो जो है कृषि कानून लेकर के आई थी हुकूमत, और एक लाई थी यातायात कुछ नियम लेकर के आई थी नया ट्रैफिक रूल्स के लिए, ठीक है साहब। सारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो सड़कों पर आए, कई दिन तक चक्का जाम किया और हुकूमत को वो बिल वापस लेना पड़ा। तो हुकूमत अगर कुछ फायदे के लिए कर रही है तो फिर वो ट्रांसपोर्टर्स जो थे वो क्यों उसकी मुखालफत में आए? अगर हुकूमत किसानों के लिए भले का काम कर रही थी तो फिर सारे देश के किसानों को क्यों आना पड़ा सड़कों पर? क्यों 750 से ज्यादा शहीद हुए किसान? तो देखिए कहीं ना कहीं हुकूमत की अपनी अलग मंशा होती है, उसके अलग काम सोचने का तरीका होता है, उसके फायदे नुकसान वो अपने तरीके से सोचती है। जो जमीन पर या जो मतलब जो है मैदान में लोग काम कर रहे हैं या जो जमीन पर है वो उसकी प्रॉब्लम अलग है। अब यहाँ पर तरमीम जो है वो हो रही है धारा 9 और 14 के अंदर, उसमें यह है कि जो वक्फ बोर्ड है उनकी ताकत को खत्म कर दिया जाएगा, हो सकता है कि वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व भी कर दिया जाए। तो सवाल तो उठेंगे ना शम्स साहब फिर। मेरा कहना खुर्शीद साहब सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, अगर हम पहले ही नियत बना के बैठ जाएंगे कि सरकारें तो हमारे खिलाफ चल रही हैं, यही हो गया, मुसलमानों को एक बीमारी बैठ गई, एक फोबिया हो गया कि नहीं ये करेंगे तो गलत ही करेंगे, और जिन्होंने पहले किया उन्होंने कौन से कद्दू में तीर मार दिए, बता दीजिए आज हमारे हालात बदतर हो गए कि कैसे हो गए। अगर इतनी अच्छी एक्ट और इतनी अच्छी सरकारें पहले रही, भाई यकीन आपको करना पड़ेगा, बिना यकीन के नहीं चलेगा। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी इस कौम का दर्द है, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे किसी के ऊपर, आप अपनी अलग सरकार तो नहीं चला रहे, अलग मुल्क में तो नहीं रह रहे, आपको भी सिस्टम को पे यकीन करना पड़ेगा, आपको भी साथ आना पड़ेगा। और मैं ये आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आज 8-10 साल में यकीन घटे हैं, मैं कह रहा 8-10 साल से पहले ये बता दीजिए जो दंगे हुए देश के अंदर, कितनों को इंसाफ मिल गया? अगर आज से पहले यकीन थे तो बता दीजिए, जिन लोगों ने जो विक्टिम थे और जो अक्यूज थे, किसी अक्यूज को सजा हुई किसी केस में, अगर इतनी अच्छी सरकारें पहले थी तो पहले भी विश्वास नहीं था, आज भी विश्वास नहीं है। मुझे लग रहा है देश के मुसलमान को अपने अंदर बदलाव की जरूरत है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास करना शिवाजी सरकार बिल्कुल ठीक है, आप रहे और 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स पे रहे, इससे काम चलने वाला नहीं। शिवाजी सरकार देखिए बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं उवैसी साहब क्या कह रहे हैं, वो 2-3 बातें उन्होंने कही। वो कह रहे हैं कि हमेशा से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है बीजेपी, हालांकि बीजेपी के कोई लीडर होते वो जवाब देते, वो कहते कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी जो है, जो उसकी स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसे वो छीनना चाहती है। सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है और उसको बढ़ा करके जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चूँकि अलग अलग जगहों पर बहुत सारी कीमती और बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है साहब, ये तो चेयरमैन साहब भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं कि हैं, कहीं कुछ कागजी खाना पूर्ति का इशू है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इश्यूज हैं, मगर वो वक्फ प्रॉपर्टीज ही हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हुकूमत वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड की जायदाद को, वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करेगी और वक्फ बोर्ड के अंडर में जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनके ऊपर कब्जा करेगी। दूसरी बात कि अगर ये भी इसके अंदर है बिल के अंदर कि पहले से जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास और उस पर कुछ विवाद चल रहा है, उसका दोबारा से वेरिफिकेशन भी कराना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, बहुत सारी दरगाहें हैं, बहुत सारे मुस्लिम मुसाफिर खाने हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर फिर से जो है वो तमाम चीज़ें शुरू होंगी। कुल मिलाकर के वही सवाल की हुकूमत की मंशा पर लगातार जो है वो शक हो रहा है मुसलमानों को। जी, मैं जफर साहब की बात भी सुन रहा था, शादाब साहब की बात भी सुन रहा था, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। हाँ। और जफर साहब ने जो बात कही, कई चीजें बड़ी अच्छी कही है कि क्या इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या आपके जो डाउट्स हैं वो भी अपनी जगह पे सही है कि कई कानून ऐसे आए जिसमें कि बड़ी ज्यादा परेशानियां रही और उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। मैं भी यही कह रहा हूँ, देखिए सरकार कोई भी हो, सरकार में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो अपने तरीके से बहुत सारी चीजें सोचते हैं। और एक पिछले कुछ सालों से या कुछ वक्त से ऐसा हो गया है कि सरकारें जो हैं लोगों से अपनी जो है गुफ्तगू है वो नहीं करती है। अगर वो गुफ्तगू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरह के आजकल शक्को सुबह चल रहा है वो ना हुआ करे। देखिए ये ठीक है कि जो बातें जफर साहब और शादाब साहब कह रहे हैं अपनी जगह पे सही है, जफर साहब की बात भी अपनी जगह पे सही है कि क्या उसकी पूरा कैरेक्टर ही अब चेंज कर देना चाहते, ये भी बात सही है। पर एक चीज यहाँ ये भी देखना पड़ेगा, जो शादाब साहब जितनी सारी चीजें कह रहे हैं वो भी तो सही है ना। तो हमें जो है
मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो सरकार को कहें कि इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकता जी। इसके लिए हमें वक्त चाहिए, इसके लिए हमें आपस में बात करनी है, फिर आपके साथ बात करनी है। और इन सारी चीजों के जब बात करेंगे, आप एक कमेटी बना दीजिए सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से भी एक होगी और वो साथ में बात करेगी। तो उसके बाद जाके इसको जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए आप। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो परेशानी होगी। तो ये बात को अगर हम ठीक से रख सकते हैं, मैं समझता हूँ, देखिए इसमें तो कोई वो नहीं है, 1913 के बाद भी कई बार उसमें सुधार हुए हैं और अब भी उसमें सुधार की गुंजाइश है। और उसमें जैसे लिमिटेशन की बात करें, डिलिमिटेशन की बात, उसकी भी प्रॉब्लम है वक्फ बोर्ड को कि वो अपने किराए नहीं बढ़ा सकते, वो भी अपनी जगह पे सही है। इन सारी चीजों का दोनों ही तरफ से मैं समझता हूँ, जो वक्फ बोर्ड जो उनके पास जो ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट तो इसीलिए दिया जाता है कि उस पर डिस्कशन हो, उस ड्राफ्ट के हिसाब से वो सारे एक भाग एक पॉइंट को उसको डिस्कस करके अपनी जो उसमें करेक्शंस चाहिए उसको बनाए। ऐसा तो नहीं होगा जो ड्राफ्ट बनाया गया है इन्हीं के लोगों ने मिलकर बनाया होगा, इनके लोगों ने ही सजेस्ट किया होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए ड्राफ्ट सारा तो गलत नहीं होगा, जहां जहां उससे खामियां हैं, जहां जहां कमियां हैं, उसका जो है सुधार एक दूसरे ड्राफ्ट के जरिए वो पेश करे, और कौन से एक्ट में क्या क्या चीजें हैं और कौन से एक्ट उसमें खारिज करना है, ये सारे सुझाव जो है काउंटर ड्राफ्ट बना के उसको जब प्रेजेंट करेंगे, उसको लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ सरकार इसको सुनेगी, सुनना पड़ेगा सरकार को। और जो जितनी कमियां हैं, हमारा तो काम यही है ना कि समाज में कहीं भी हिंदू मुसलमान वो सारी चीजें अलग है, पर जिसकी भी जो चीज है वो सही ढंग से चलता रहे, तो सही ढंग से चलाने के लिए कानून में जो सुधार है उसको हम करवाएं, और उस पर हम जो है सारी चीजों को सरकार के साथ जो है सरकार के फैसिलिटेट करें जो चीजें करनी है, और सरकार के एक चीज जो है मनमानी न करने दें। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जफर महमूद साहब, देखिए जी, आपने पहले भी जिक्र कर दिया और मैंने कहा था ये जो वक्फ एक्ट के अंदर धारा 9 और 14 है ये बड़ी अहम है, और उसके ज़रिए जितने भी केंद्रीय वक्फ परिषद है उसको भी एक तरीके से ख़त्म भी किया जा सकता है या उसे कमज़ोर किया जा सकता है, या स्टेट के वक्फ बोर्ड हैं उनके ऊपर भी सवाल फिर उठ जाएंगे। दूसरा जो आपने भी ये मसला एक उठाया था कि भाई जो ज़िला कलेक्टर है उसकी निगरानी में भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को दे दिया जाएगा या दिया जा सकता है, ये हक होगा हुकूमत के पास, और ज़िला कलेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर रहता है हुकूमत से। ठीक है साहब, चूँकि वो मिलजुल करके उसको काम करना है तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो फिर ऐसे में वक्फ बोर्ड के पास, मुस्लिम तंजीमों के पास, मुसलमानों के पास कौन से रास्ते आपको लगता है बचते हैं? फिर बड़ा अच्छा आपने ये पूछ लिया जी। मैं आपको ये अर्ज करूं कि 2010 में जी, यानी कि यूपीए हुकूमत चल रही थी और उसके पास 3 साल अभी और थे, 4 साल जी। तो 2010 में एक वक्फ बिल पेश हुआ था लोकसभा में, और लोकसभा में पेश होने के बाद वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा चला गया। लेकिन उस वक्त जब हम लोगों को, मुस्लिम तंजीमों को ये सब एहसास हुआ कि इस वक्फ बिल में बहुत खराबियां हैं और बहुत से प्रोविजंस ऐसे प्रपोज हैं जो कि एंटी वक्फ 2010 का, तो उसके ऊपर फिर हमने पूरा एक 50 पेज का कंपैरेटिव बनाया था, चार्ट 50 पेज का, और उसमें ये था कि जो जस्टिस सेक्टर कमेटी है उसने क्या कहा था कि इस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त के ऊपर उसने क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसने क्या कहा, लेकिन आखिर में होकर के बिल में क्या प्रोविजन ड्राफ्ट होकर के आया, तो ऐसे वो इन सब के तीनों के खिलाफ क्यों आया वगैरह वगैरह। ये पूरा चार्ट बना करके और उसको फिर हमने तमाम सब जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिससे इन्वॉल्व थे वो सब लोगों तक बात पहुंचाई, मिनिस्टरों के सामने हमने ये बात रखी, प्रेजेंटेशन रखे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब राज्यसभा में गया बिल तो दैट वाज नॉट पास, दैट वाज रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमेटी। राज्यसभा ने उसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, कहा था कि ये बिल ठीक नहीं है, इसमें फला फला तब्दीलियां होनी चाहिए। 18 तब्दीलियां प्रपोज की गई थी उसके अंदर, और अल्टीमेटली वहाँ डिस्कशन होने के बाद सेलेक्ट कमेटी ने वो बिल वापस कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कि ये बिल ठीक नहीं है, इसके अंदर आप दोबारा नजरसानी करिए, हैव ए सेकेंड लुक, और उसके बाद फिर आवाम से पूछिए, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मालूमात करिए, और उसके बाद फिर दोबारा लाइए। दोबारा जब वो आया तो उसके बाद फिर वो जो 18 डिमांड्स थी
मुस्लिम कम्युनिटी की, उसमें से 15 डिमांड्स इनकॉर्पोरेट हो गई और फिर वो दोबारा बिल आया 2013 में, तो वो फिर पास हुआ। तो उसके बाद मैं आपको ये अर्ज करूँ, उसके बाद की ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, यानी उसके बाद ही जो बात आप अभी चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि वो इम्प्लीमेंट तो पिछले 10 साल में ही होना था। जो 2013 में बिल पास हुआ, नया एक्ट बना, वो तो 2014 से 24 तक ही इम्प्लीमेंट होना था। उसी ताल्लुक से मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैंने खुद एक प्रेजेंटेशन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, जबकि वो थे एस्पिरेंट थे, वो प्रत्याशी थे अहमदाबाद में, उनके सामने 30 मिनट का प्रेजेंटेशन मैंने किया था। और उसमें मैंने वक्फ से मुताल्लिक मुसलमानों की क्या क्या एप्रीहेंशन हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनसे हमने कहा था कि आप इसके अंदर इंटरवीन करिए, ये करिए। उसको करने के बाद उनका वीडियो अभी भी मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था डॉक्टर जफर महमूद ने जो बातें बताई हैं वो थॉट प्रोवोकिंग है, वो एक दृष्टिकोण है, एंड वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। ये जो है असली चीज, दिस इज लाइक ए स्टेट्समैन कि भाई हाँ ठीक। तो और बताऊं मैं आपको, एक बॉडी है उसका नाम है SCO, ये क्या नाम है, उसमें चीन है, रशिया है, इंडिया है और 6 मुस्लिम मुल्क हैं। उसकी एक इंटरनेशनल कमेटी हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उसमें हमारे वजीर आजम साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उम्दा बात कही थी, जिससे मुसलमानों का दिल खुश हो गया। उन्होंने ये कहा था कि भारत में और SCO के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट एंड इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं, और हम सबको चाहिए कि उनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए कोशिश करें। कितनी अच्छी बात। तो ये परंपराएं, संस्थाएं हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इन परंपराओं, संस्थाओं को पूरा और उसको वायलेट न होने देना, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ये करना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जब यूपीए गवर्नमेंट गलती कर सकती थी, या ये उसके लाए हुए कानून के ऊपर जो है अगर एतराजात मुल्क में हो सकते थे, डेमोक्रेसी है, कोई भी यहाँ पर भी हो सकता है, समझा सकता है, उसको मानना ना मानना पार्लियामेंट का काम है। सही। तो शादाब शम्स साहब, देखिए बहुत सारी बातें हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि एक तो प्रॉब्लम ये है चूंकि बहुत सारी जो है जब ज़मीनें वक्फ की गई तो बोल दिया गया कि भाई मैं वक्फ कर रहा हूं, तो वो कागजात जो है, ये सच है, ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। वैसे तो इस देश की आवाम की मोटे तौर पर प्रॉब्लम है, मगर अगर खास तौर से कम्युनिटी की बात करें तो बहुत सारे मामलात में वो कागजों में थोड़ा सा कमज़ोर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, वहाँ पर कागज़ कितने मजबूत हैं, कागजात कितने मजबूत हैं, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। अब ऐसे में कोई भी आदमी आकर के कह देगा कि साहब ये प्रॉपर्टी जो है ये तो मेरी थी, या इस पर मेरा हक है, या मेरे घर वालों का हक है, यानी उस पर तनाज़ा पैदा करेगा, उस पर विवाद पैदा करेगा, तो ज़िला कलेक्टर के पास ये राइट होगा, अधिकार होगा, नए जो तरमीम होगी उसके बाद, कि वो उसका रीवेरिफिकेशन करे। तो ऐसे में तो वक्फ बोर्ड ऑलरेडी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तमाम सूबों के, ज़्यादातर सूबों के। ऐसे में तो उसका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो उसके पास प्रॉपर्टीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से निकल जाएंगी। ये आम लोगों के जहन में सवाल है, इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, हाँ। जब हम यकीन छोड़ देते हैं, आज भी जो जिलाधिकारी होते हैं, लोग अपने जिलाधिकारी के पास कोई भी विवाद होता है तो हम अपने जिलाधिकारी के पास जाते हैं जी, और वहां जाके ये उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसा फोरम है, वहां आपको इंसाफ मिलेगा। ये बात अलग है। अब मैं ये भी बात मानता हूं कि थोड़ा सा सरकार की लाइन के ऊपर जिले के अधिकारी चलते हैं, सरकार चलानी है, सिस्टम चलाना है, लेकिन कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अंधेर गर्दी, ऐसा भी नहीं है। आपको ये भी मानना पड़ेगा, आप तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मेरा मुल्क है, अपने मुल्क के लिए मैं जान दे दूंगा, अपने मुल्क के लिए जान दे दूंगा। आप ये कह रहे हो मैं जमीन भी नहीं दूंगा, ऐसी कैसी बात नहीं। अरे जहां मेरे मुल्क को मेरी जमीन की जरूरत पड़ेगी मैं वहां वो भी दे दूंगा। हाँ, पर जरूरत पड़े, देखिए जरूरत पड़ने पर, शम्स साहब, जरूरत पड़ने पर देना अलग बात है, और बिना जरूरत के किसी से छीनना वो अलग बात है। थोड़ा सा ये फर्क समझना होगा हमें भी। मन बना लिया है, हाँ। जब आपने मन बना लिया कि हमसे छीनी जा रही है, हाँ। हमसे छीनी जा रही है, और मन नहीं बनाया, जो उसके अंदर तरमीम के अंदर जो बातें हैं उसको पढ़ करके कहा जा रहा है। ये
खुर्शीद भाई सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ अगर मुसलमानों ने ये मन बना लिया कि हमसे छीनी जा रही है, न देश का कानून हमारे साथ है, न देश की सरकारें हमारे साथ है, न उनको लॉ पे विश्वास है, न न्यायपालिका पे विश्वास है, न कोर्ट, मतलब फिर तो छोड़ के चले जाओ ना मुल्क। ऐसा थोड़ी चलता है, मेरा मुल्क है। ठीक है, अब आपने भी वही लाइन कह दी जो बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, मतलब आप भी शादाब साहब वही बात कह रहे हैं। हम तो जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, आप तो देश निकाला दे रहे हैं। न्यायपालिका पे भी विश्वास नहीं रखेंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, आप न्यायपालिका पे भी विश्वास नहीं रखेंगे, आप डीएम्स पे भी, जिलाधिकारियों पे भी विश्वास नहीं रखेंगे, आप सिस्टम पे भी विश्वास नहीं रखेंगे। हाँ, ये माना मैंने कि 70 साल से जो सरकारें थी उन्होंने ठगा, और आपका विश्वास टूटते टूटते इतना टूट गया कि अब आपको लगता है कि विश्वास नहीं है। लेकिन आप कहते हैं 10 साल पहले तो वो जो किसान, देखिए सर, वो जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी आप देश निकाला देंगे। वो जो ट्रांसपोर्टर थे बहुत सारे, जिनकी वजह से फिर बिल को रोकना पड़ा, मतलब बिल पास होने के बाद भी उसके ऊपर रोकना पड़ा, तो वो भी, उसको भी देश निकाला देंगे। वो कहाँ जाएंगे? उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा या म्यांमार या कहीं और? न्यायपालिका पे यकीन करते, ऐसे थोड़ी ना चलेगा खुर्शीद भाई। यकीन तो हमें भी करना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, आप ईमानदारी से, किसी एक शेर था, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। आपको भी ये परखने की आदत, बार बार लोगों को नेगेटिव लाइन पे सोचने की आदत को बदलना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरी सरकार है, एक आम मुसलमान के साथ गलत नहीं होगा, हम सरकार के साथ है, सरकार अगर बेहतर कुछ करना चाहती है हम साथ। ठीक है, तो लीजिए, यकीन कहीं तो रखिए। आप लोगों ने मन बना लिया कि सामने वाला नेगेटिव है और हम नेगेटिव नोट पे आगे भागेंगे तो फिर नेगेटिव ही होगा। इसलिए मेरा गुजारिश है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये हमारा मुल्क है, इस पे नेगेटिव लाइन पे मत जाइए। हमारा मुल्क है, हम ये चाहते हैं, सरकारें, हमारे पास पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें कहे, सरकार आए, हमारी जमीनों पे अच्छे अस्पताल बनाए, सबके काम आए, हमारी जमीनों पे अच्छे कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने, सबके काम आए, सब समाज के काम आए। ऐसे थोड़ी मेरी जमीन है, मैं किसी को हाथ नहीं लगा। बात तो ठीक है सर, मगर शरीयत के मुताबिक जो है वक्फ की जाती है, वो वक्फ की गई जमीन किस मद में इस्तेमाल होनी चाहिए, ये मेरा ख्याल के ये बड़ा अहम है और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइन भी आपको पूरा हक देता है, पूरी आज़ादी देता है अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की और उस पर चलने की। आखिर में मेरा ज़फ़र महमूद साहब आपसे सवाल ये है कि हुकूमत के लिए और आम मुसलमानों के लिए क्या कुछ आपका पैगाम होगा, क्या कुछ करना चाहिए, वेट एंड वॉच या फिर कुछ और? जी, बड़ा अच्छा किया आपने। ऐसा है, मैं आपको फिर वहीं ले जाता हूँ। मैंने जो अभी अर्ज कर रहा था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट थे या होने वाले थे, तो मैंने उनके सामने जो प्रेजेंटेशन किया था उसमें से एक बहुत बड़ी मैंने उनसे रिकमेंडेशन की थी। मैंने कहा था देखिए, मुसलमान जो हैं वो एजुकेशनली तो बैकवर्ड हैं, सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बता रही है, सब स्टैटिस्टिक्स बोल रही हैं, लेकिन ये कि उसके साथ जाहिर उसके लिए जो उसका निवारण करने के लिए जो काम होना चाहिए, अच्छी बात है, कम्युनिटी को भी करना चाहिए, सोसाइटी को भी, गवर्नमेंट को भी, लेकिन मुसलमानों में स्किल बहुत, तो लिहाजा अगर स्किल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो हुकूमत खासतौर से देगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, उससे कम्युनिटी उठ जाएगी। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जो पहला बजट था उसके अंदर अलग से बहुत ही सब्सटेंशियल बजट दिया गया स्किल डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा जब बजट आया तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ही पूरी बना दी। तो दैट आई एम सो हैप्पी कि मैंने सोच समझ करके एज ए शहरी अपनी बात रखी उनके सामने और उन्होंने उस पर गौर किया और उसको इम्प्लीमेंट कर। ठीक। तो उसी तरह से, लेकिन बहुत सी बातें नहीं भी होती। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना अगर आपने मुंह खोला तो आप उनके हर बात जो है वो पूरी होगी, वैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सिस्टम चलाना है, मुल्क चलाना है और एक सियासत भी करनी है। बिल्कुल ठीक है। वो तो देखिए बहुत अच्छी तरह से। और भी मैं आपको करूँ वक्फ के ताल्लुक से, एक नसीर शेख साहब हैं अहमदनगर के, वहां मैं गया हुआ था तो उन्होंने बताया लोगों ने कि ये साहब बैठे हैं ना, इन्होंने खुद अपनी मेहनत करके 67 वक्फ प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर नाजायज कब्जे थे वो गवर्नमेंट से और हुकूमत से मिल करके हटवा करके उनको दोबारा वक्फ बोर्ड को दिलवाया है। तो ये काम भी हमने भी वक्फ एकेडमी कायम कर रखी है, जिसके तहत हम पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जोड़ते हैं उसके अंदर, और ये कहते हैं कि भाई आपको हम एम्पावर कर रहे हैं कि देखिए कानून में ये लिखा हुआ है, जमीनी सतह ये है, रूल्स ये हैं, इसके हिसाब से आप वर्क करिए। जो नाजायज कब्जे हैं हुकूमत से मदद ले करके उन नाजायज कब्जों को हटवा करके वक्त को रेस्टोर करवाना है।
और ऐसा भी नहीं है, अभी जो चेयरमैन साहब फरमा रहे थे, मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर उनसे कहता हूँ कि मैं भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का वक्फ बोर्ड कंबाइंड हुआ करता था, और वक्फ बोर्ड सुपरसीडेड सेंट्रल गवर्नमेंट से वो चलता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे उसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, जिसके पास चेयरमैन और सारे मेंबर सब पावर होती। तो आप अभी भी जाकर देख लीजिए, पंजाब वक्फ बोर्ड, हिमाचल वगैरह की इतने जबरदस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इतनी बड़ी बहुत सारे वक्फ बोर्डों ने काम भी किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम तो हुए हैं। हाँ, मेरा वतन बहराइच है, आप ही सूबे में आसपास, तो वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ जो दरगाह सैयद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह है, वो उसको इतना बड़ा वक्त है, उससे बहुत बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं। हरियाणा में तो बहुत हैं, नूह में वगैरह में बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। काम और होना चाहिए, काम होना चाहिए। देखिए गुंजाइश बहुत है, मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, हुकूमत के साथ मिलकर के ही चलना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हुकूमत से डिस्कशन करके मिलकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। और देखिए, बात से तो बात बनेगी, क्योंकि डायलॉग के बगैर जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कहीं कुछ गलत फहमियाँ हैं तो वो बात करके ही दूर होंगी। अगर कुछ शिकायतें हैं तो मुस्लिम तंजीमों को हुकूमत तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी ईमानदारी से तमाम मुसलमानों की और मुस्लिम तंजीमों की जो जिम्मेदार हैं कौम के, उनकी बात को ज़रूर सुने और जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये मामला अक़ीदत का है, ये मामला शरीयत का है, ये मामला दीन का भी है। तो इस बात को हुकूमत को भी समझना पड़ेगा। बहरहाल, आप तमाम ने प्रोग्राम में शिरकत की, आपका भी शुक्रिया, और तमाम ने जिन लोगों ने भी ये प्रोग्राम देखा उनका भी शुक्रिया। मैं फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।